किसान साथियों, कार्यक्रम में जानकारी देवा खातिर अपने साथ हैं डॉक्टर हरीश सांभरिया और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रेवेलो पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी। तो डॉक्टर साहब, आपको कार्यक्रम में गणों स्वागत। राम राम। राम राम। तो साहब, जहाँ की आप बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी की, तो सबसे पहली जो मका किसान साथी कार्यक्रम सुन रहे छे वाने आप यू ही बताओ कि पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी ने आप की रूप में देखो छो। पर्यावरण संरक्षण में जो जन भागीदारी है वो हमारे अभी जो वर्तमान काल से ही नहीं चली आ रही है। ये हमारे जो वैदिक काल रहा है तभी से हमारे पर्यावरण की शिक्षा चली आ रही है। और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई थी, जिसमें उनकी जो हमारी जो आज के मानव की सोच है, उपभोक्तावादी सोच है, इस सोच के कारण वे अपना सर्वस्व नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मानव समुदाय के लिए इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ विचार दिए, कुछ सिद्धांत दिए। और ये जो सिद्धांत दिए हैं इनमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने जितने भी हमारे वृक्ष थे, हमारे जानवर थे, उनको देवी शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इस जोड़ने से क्या हुआ है कि मनुष्य ने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करने का कार्य किया है, जिसमें पीपल है, बरगद का पेड़ है, तुलसी है, नीम है, आदि वृक्षों को सुरक्षित व संरक्षित करने का कार्य वैदिक युग से ही प्रारंभ हो गया था। इसी तरह हम अपने अगर जीव जंतुओं की बात करें, उनको संरक्षित करने का जो प्रयास है वह वैदिक काल से चला रहा है। शिव के श्रृंगार का साधन सांप और कृष्ण के श्रृंगार का साधन मोर पंख, गणेश का वाहन मूसक राजा यानी चूहा और इंद्र भगवान का साधन ऐरावत यानी हाथी, माँ सरस्वती का हंस, माँ लक्ष्मी का उल्लू है। इस तरह हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी रूप में पशुओं को देवताओं के वाहन बनाकर उनकी रक्षा का जो आध्यात्मिक प्रयास प्रारंभ किया था, वो उनकी जो हमारे पर्यावरण के प्रति जो हमारी सोच है उसको डेवलप करने का कार्य किया था, वो काफी सराहनीय रहा है। और देखो साहब, वो बहुत हद तक सार्थक भी सिद्ध रहे हो। तो साहब ये बताओ कि आप अबार बताया कि आपने जो पर्यावरण संरक्षण है भी में वैदिक काल में जो चला आ रहा अपना जितना भी ज्ञान है भी के बारे में आप बताया, तो अब आप में पर्यावरण संरक्षण का संबंध में जो वैदिक काल में और कौन सा प्रभाव कराया गया था वहां के बारे में भी थोड़ी जानकारी दियो सर। वैदिक काल में और भी बहुत सारे प्रभाव किए गए थे। जैसे वृक्षों के महत्व को उजागर करने के लिए अगर हम वैदिक काल की बात करें तो मत्स्य पुराण का श्लोक मुझे याद आता है, जिसमें कहा गया था कि 10 कूप समावापी, 10 कूप समावापी, 10 वासिस मोहदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्र समोद्रुम। अर्थात जो ये लाइन कही गई है उसमें ये कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है जी, और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब है। कितना सुंदर इसमें चित्रण किया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब है और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। जी बिल्कुल। तो वैदिक काल में वृक्षों के महत्व को अपने पुत्र से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। मैं इसी बात में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि तुलसीदास द्वारा रचित जो दोहा है उसमें भी हमें इसके वृक्षों के जो महत्व के बारे में जो चित्रण दिखाई देता है, उसमें उन्होंने कहा है कि रीजी खीजी गुरुदेव सिम सका, रीजी खीजी गुरुदेव सिम सका, सुविहित साधु तोरी खाहु फल दोई, फलु तोरु काटे अपराधु। अर्थात तुलसीदासनी ने ये कहा है कि वृक्ष से फल खाना तो उचित माना है, लेकिन वृक्षों को काटना अपराध की श्रेणी में माना है। जी बिल्कुल। और इसी बात को हम अगर और विस्तार करें तो हम जान पाएंगे कि त्रेता युग में श्री राम जी की उस घटना का याद आ रही है जब 14 वर्ष का वनवास मिला था। और वो वनवास के लिए जैसे ही उनको कहा कि आपको 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है। ये हम कह सकते हैं कि वचन निभाने के लिए उन्होंने इस तरह से किया हो, लेकिन एक सार्थक जो पहल थी वो ये थी कि वो प्रकृति की गोद में जाना चाह रहे थे, प्रकृति के साथ रहना चाह रहे थे। वनवास की जो उनकी अवधि थी उस समय बहुत सारे राजा महाराजा थे जिन्होंने उन्हें रात्रि विश्राम के लिए प्रस्ताव दिया था कि आप रात्रि में हमारे यहाँ आके ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो प्रकृति के साथ उनका जो प्रेम था वो प्रकृति की गोद में ही सोना चाहते थे। और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ये सभी विस्तृत, जिन्हें कहने बहुत अधिक मात्रा में पौधारोपण किया है वहां पे, और ये सभी प्रयास हमारे वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं। जी साहब,
तो सर जब आप आभार बता रहे हो कि अपना जो वैदिक साहित्य और अपना जो पूर्वज छा वे पर्यावरण संरक्षण के तानी इतना सारा प्रयास करया अपनी ओर से, फिर भी आप पूरी तरीका से इमें सफल कौन हो सकिया, तो इको कई कारण छे? इस बात का उत्तर मैं महात्मा गांधी की उस बात से देना चाहूंगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है। ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी या प्रकृति कभी भी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। तो इस संदर्भ में अगर हम और बात करें तो महान वैज्ञानिक जो आइंस्टीन रहे हैं उन्होंने भी दो चीजों के बारे में बताया है कि दो चीजें असीमित है, एक ब्रह्मांड है और दूसरा मानव की अपनी मूर्खता। क्योंकि मानव ने अपने लालच के कारण, अपनी मूर्खता के कारण अनेक समस्याएं पैदा की हैं। ये जो वायु प्रदूषण हमें दिखाई दे रहा है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ये सब इसी कारण, हमारी इसी सोच के कारण पैदा हुए हैं। अगर हम बात करें कि अभी अर्बन क्वालिटी इंडेक्स जो कि एक रिपोर्ट होती है जो कि हमारी AQ एयर WHO द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार इसको तैयार किया गया, और उसमें ये कहा गया है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 भारत में है। कितनी दयनीय स्थिति के बारे में चित्रण किया गया है कि दिल्ली लगातार, हमारा जो दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दर्ज की गई है। यदि हम जयपुर की बात करें तो जयपुर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी को नापने का एक इंडेक्स होता है, वो भी 247 रहता है। और इस तरह जो 243 जो एयर इंडेक्स रहता है ये हमारी ब्रीथिंग के लिए अनहेल्थी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे वैदिक साहित्य में पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वो काफी सफल प्रयास रहे हैं, लेकिन अभी हमें और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जी साहब। तो जब बात करें अब वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में जन भागीदारी के तानी किया जा रहा है जितना भी प्रयास है वहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो, और की तरीका से और यहाँ प्रयास ने आप बढ़ा सका जा? प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अनगणित सोच और एक जिसे हम कहें कि आगे बढ़ने की हमारी ललक या सोच रहनी चाहिए। हम बात करें, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जोधपुर में एक आंदोलन चला था। खेजड़ी जोधपुर का एक गांव है जहां पे खेजड़ीली गांव है, वहां एक आंदोलन चला था। अमृता देवी ने अपने 363 जो अपने स्त्री और पुरुषों के साथ खेजड़ी को, वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जी बिल्कुल। और जोधपुर के जो महाराजा अभय सिंह थे, उन्हें अपने एक नए महल का निर्माण करवाना था। उसके लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, क्योंकि मरुस्थल का एरिया है, हरे भरे पेड़ मिलना काफी मुश्किल थे और इस गांव में काफी हरियाली थी। तो जैसे ही राजा के सैनिक यहाँ पहुंचे और अमृता देवी को इस बारे में पता चला कि राजा के सैनिक पेड़ काटने के लिए आए हैं, तो वो अपने सभी साथियों को लेके वहां पेड़ों से चिपक गई थी, क्योंकि उनकी ये सोच थी। और वो जो कह रही थी वो ये कह रही थी कि सिर खाटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। ये राजस्थानी में जो कहावत है जो उन्होंने कहा है, जिसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जा सकता है तो वह बिल्कुल सही है। इस तरह का विचार हमारी संस्कृति में रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो राजसमंद जिले का एक पिपलादरी गांव है जी। इस गांव में बेटी के जन्म होने पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं जी। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है हमारे आसपास के क्षेत्रों का। यहाँ ये परंपरा पिछले 15-16 सालों से चली आ रही है और करीबन 4 लाख पौधे लगा भी चुके हैं। वो बेटी, पानी, पेड़ को आपस में जोड़कर जो काम यहाँ किया जा रहा है वह अपने आप में अतुलनीय है, काबिले तारीफ है। और अभी हम पिछले साल की ही एक उदाहरण की बात बताऊं तो डूंगर कॉलेज के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है श्याम सुंदर जानी जी। उनको यूएनए द्वारा भूमि संरक्षण हेतु दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे हम कहें कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 के लिए चुना गया। हम सभी राजस्थान वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि वो इस तरह के एक हमारे राजस्थान से कोई पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो समाज के बीच से निकले ये सभी उदाहरण हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वह है शिक्षा। और शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? पर्यावरण की शिक्षा होनी चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा
व जलवायु परिवर्तन को एक विषय के रूप में हो, न कि एक अध्याय के रूप में हो। क्योंकि आज भी जो पर्यावरण की जो शिक्षा है वो एक अध्याय के रूप में है। इसमें एक सुझाव, जन भागीदारी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, बच्चों की समझ को किस तरह विकसित कर सकते हैं, उसमें यह कर सकते हैं कि जब भी विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह हो, उस समय विद्यार्थियों को, छात्रों को पुरस्कार की राशि के साथ साथ एक छोटा पौधा उनको पुरस्कार स्वरूप दिया जाए। तो जिससे क्या है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति एक सोच विकसित होगी, एक सोच डेवलप होगी, और वो ही हमें यहाँ पे करना है। जी साहब, तो सब देखो बात कर रहे आप पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण ने बचावा में अपनी जन भागीदारी काई होनी चाहिए। तो देखो बार स्कूलों की आप बात करिया, पर अब मैं आपसे यूँ पूछना चाहूंगी कि भाई कहवे ने कि परिवार एक बालक की प्रथम पाठशाला होवे छे, तो परिवार को एक बालक की पर्यावरण शिक्षा में काई दायित्व हो सके छे? पर्यावरण की शिक्षा में एक परिवार का एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि आप अपने घर में पेड़ों की बचाने के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम शहरी क्षेत्र के वासी हैं और हम शहर में रह रहे हैं, तो हम कुछ एरिया वहां पे हम खाली छोड़ सकते हैं जहां पे वृक्षारोपण के लिए किया जा सके। हो सकता है कि भूमि का अभाव के कारण हम नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ गमले लेके पर्यावरण की शिक्षा दी जा सकती है। बात करें हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जमीन काफी विस्तृत है और पेड़ पौधे लगाने का भी इजी गोइंग लगा सकते हैं, लेकिन वहां जन जागरूकता का अभाव है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस तरह के जो कार्यक्रम हो जहां वह विस्तृत मात्रा में पौधारोपण किया जा रहा है, वहां हम भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। हम खुद जाए, कई बार हम होते हैं कि पार्क में पौधारोपण कर रहे हैं, तो अगर पिता पौधारोपण कर रहा है, पेड़ों का संरक्षण कर रहा है, तो बच्चों पे उसका जो प्रभाव है वो दीर्घकालीन पड़ता है। और यही प्रभाव, यही सोच, यही क्षमताएं हमें विकसित करनी है, तभी हम पर्यावरण संरक्षण को प्रभावी रूप से सफल हो पाएंगे। जी साहब, तो सब ये बताओ कि अब पर्यावरण संरक्षण का बारे में अपना जो शहर छे वटे तो कुछ प्रयास करा जा रहा है, पर गाँव में अबार भी ई बारे में अभाव है, तो गाँव का संबंध में आप कहीं के बुझावला? बिल्कुल आपकी बात सही है कि पर्यावरण संरक्षण की जब भी हम बात करते हैं तो ये देश, काल व स्थान की समस्या नहीं होकर संपूर्ण विश्व की समस्या है। इसमें न केवल हमारे शहर वरन गांव भी प्रभावित हो रहा है। गाँव में वन क्षेत्र का कम होना जो कम हो रहा है, ईंधन के लिए हम लकड़ी का उपयोग कर रहा था, और उपभोक्तावादी संस्कृति का जो विकास हो रहा है गाँव में, जो सोच डेवलप हो रही है, आंसू अनेक समस्याएं माँ का गाँवों में पैदा होगी छे। जिसु गाँव में अनेक पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं। हम देखते हैं कि अक्सर मैं पर्यावरण संरक्षण का जो प्लान बनावा था, वह प्लान शहरों के अकॉर्डिंग बना देते हैं, मतलब शहरों की जो परिस्थितियां उसके अनुसार बना देते हैं। उस परिस्थितियां, शहरों की परिस्थितियां और गाँव की परिस्थितियों में अंतर होता है। गाँव की अगर हम बात करें तो गाँव में खेत होते हैं, खेत में मेड़ होती है, और अगर मेड़ों में भी हम पेड़ वृक्षारोपण करें तो हमें फल प्राप्त करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रयास कर सकते हैं जी। इस तरह के संपूर्ण प्रयासों की हमें आवश्यकता है जिससे कि पर्यावरण संरक्षण हो सके। वाह सर, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी थी मक्का किसान साथियों से साझा की कि पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी काई होनी चाहिए। तो आप कार्यक्रम में पधारिया और इतनी बढ़िया जानकारी मक्का किसान साथियों से साझा की, ये आपको घणो घणो धन्यवाद सर।